पूज्य स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, उनसे और पावन आशीर्वाद प्राप्त करते हुए मैं सबसे पहले इस सभा में उपस्थित प्रोफेसर डॉक्टर महावीर अग्रवाल जी, उनको सादर नमन करूंगी। आदरणीय साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी, आपके इस आपके जो पावन पुरुषार्थ से जो रिफ्रेशर कोर्स कंडक्ट हो रहा है और जिससे पूरा केवल हमारे फैकल्टी मेंबर्स ही नहीं, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स ही नहीं, बल्कि क्योंकि डेली पतंजलि यूनिवर्सिटी की फेसबुक पे, उनके वेबसाइट्स पे जो इसके अपडेट्स आते हैं, उससे पूरी दुनिया जो लाभान्वित हो रही है, तो मैं आदरणीय साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी का हार्दिक उसके लिए अभिनंदन करती हूँ। सभी वरिष्ठ जो हमारे यहाँ पर साइंटिस्ट हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उसके अलावा जितने भी पूज्य संतगण हैं, सबको प्रणाम करते हुए आज के वक्तव्य की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आज सौभाग्यशाली समझ रही हूँ। हमारा अगर मैं अपना थोड़ा सा खुद बताऊं, बैकग्राउंड बताऊं, तो मैं एक आर्य समाजी परिवार में मैंने जन्म लिया है और बचपन से ही वैदिक संस्कारों से ओतप्रोत हम रहे हैं। पिताजी और मेरे पूज्य दादाजी जो थे, उन्होंने गुरुकुल सुंदरपुर रोहतक के अंदर उसकी स्थापना की थी। तो तब से एक भाव जरूर मन में था कि क्या हम ऐसा कार्य कर सकते हैं। संस्कृत विषय में 10वीं तक मैंने पढ़ाई करी और बहुत रुचि थी। गुरुकुल नरेला में भी कुछ समय मैंने वहाँ पर रहकर पढ़ाई करी, लेकिन उसके बाद क्योंकि बायोलॉजिकल साइंस में ज़्यादा रुचि हो गई, तो मुझे आज भी याद है कि स्वामी सत्यपति जी हुआ करते थे, वो हमारे घर आते थे और उन्होंने एक बार कहा कि जितने भी यंग जनरेशन है वो जो अपने वैदिक कार्यों में संलग्न हो और सभी अपने घरों से वैदिक जो बच्चे जो आगे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनको भेजें। तो मैंने भी पूज्य पिताजी से कहा कि मुझे जाना है। उस समय मैं बीएससी कर रही थी। तो पिताजी क्योंकि संकोचवश, और एक मैं और भी कहना चाहूंगी, हमें बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए स्वामी जी का, जैसा सुरक्षित एटमॉस्फेयर आज उन्होंने हमारी यहाँ बेटियों के लिए बना के दिया है, उस समय वैसा सुरक्षित एटमॉस्फेयर नहीं था। नहीं तो शायद मेरा भी आज साध्वी वेद प्रिया नाम होता, मैं भी संन्यास उसी समय ले चुकी होती या धन्यवाद। तो मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाह रही हूँ कि उस समय ऐसा सुरक्षित एनवायरनमेंट बेटियों के लिए नहीं था। आदरणीय साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी, और क्योंकि आदरणीय जो साध्वी देवमयी जी हैं, वो तो मेरी स्कूल फ्रेंड भी हैं, मतलब वो मेरे साथ ही पढ़ी हैं 12वीं तक। तो मतलब मेरे को बहुत अच्छे से इस चीज़ का अनुभव है कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। लेकिन मन में जरूर ये उत्कंठा थी। हम लोगों ने एमएससी करी तो मैंने पिताजी से कहा कि रोहतक यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं करना और कहीं ऐसा भेजिए जहाँ गुरुकुलीय एटमॉस्फेयर हो। तो पिताजी ने वनस्थल यूनिवर्सिटी एडमिशन करवाया। वहाँ भी बहुत मुश्किल से एडमिशन मिलता था, तो भगवान की दया से, भगवान की कृपा से वहाँ एडमिशन हुआ। वहाँ एडमिशन लेने के बाद अच्छे रैंक से, स्वर्ण पदक से मैंने वहाँ से स्नातकोत्तर किया बायोलॉजिकल साइंस में। लेकिन उसके बाद फिर जो है पीएचडी वगैरह करी मैंने जेनेटिक्स में, और एक गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल गई। मेरी शादी पंजाब में हुई, तो मैंने वहाँ जाते ही बल्कि मुझे वहाँ गवर्नमेंट जॉब मिली पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। पूज्य स्वामी जी का कुछ, आचार्य श्री का कुछ, बस कहीं कनेक्शन ही था या उस परिवार में, उस परिवार के एटमॉस्फेयर में वापस आना था कि उस गवर्नमेंट जॉब से मैंने रिजाइन देकर 2014 में पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। और आज जो हम कर रहे हैं, जिस भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उसको आगे तक पहुंचाने में जहां पूज्य स्वामी जी का पूरा मार्गदर्शन है, पूरे एक पितामह की तरह पूरे जितने भी हमारे ये कार्य हो रहे हैं, चाहे वो रिसर्च इंस्टीट्यूट से हो रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से हो रहे हैं, उनका एक मार्गदर्शन है, एक सुपरविजन है। और उसके साथ साथ पूज्य आचार्य श्री ने जो हम लोगों को घड़ा है, जिस प्रकार से स्वामी दयानंद जी ने भी कहा है कि कुम्हार का जो घड़ा होता है, माता पिता को कुम्हार कहा गया है, कि जिस प्रकार से थपकी दे देकर और वो घड़े को एक निर्माण कार्य करते हैं, तो थपकी भी हमें मिलती है, बहुत अच्छे से मिलती है, सभी परिचित है। लेकिन उस थपकी से हमारे अंदर बहुत निखार आ रहा है, ये हम अनुभव करते हैं। और आगे भी आप लोगों का जो आशीर्वाद है, सभी वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद है, पूरे हमारी टीम के ऊपर,
हम सब के ऊपर ऐसे ही बना रहे, ताकि हम और कार्य करते रहें। इन शब्दों के साथ मैं आज का विषय के अनुसार शुरू करती हूँ। मैं ये अनुभव करती हूँ क्योंकि बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी हम समर ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए या डेजर्टेशन प्रोग्राम हुए तो हम करते रहते हैं। तो एक हमेशा मेरे माइंड में एक चीज़ आती है कि हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नोवेल करते रहना चाहिए, तभी हम लोगों को ये भी प्रतीत होता रहेगा कि हाँ, हम लोग अलाइव हैं, हम जीवंत हैं। आपने देखा होगा कई बार पूज्य आचार्य जी बात बार बार बोलते हैं कि स्वामी जी का हर कार्यक्रम, इंडिया टीवी पे कार्यक्रम रोज चलता है, लेकिन हर कार्यक्रम में नवीनता है। तो नवीनता हमने अपने गुरुओं से सीखी है, और उस नवीनता के साथ साथ ही रिसर्च में, लिटरेचर रिव्यू में क्या नवीनता हो सकती है, उस विषय को मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ। और इसके लिए मैं आप लोगों को आमंत्रित भी करती हूँ, यदि प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी कल को इजाजत दे, आदरणीय साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी इजाजत दे, तो एक वर्कशॉप भी कंडक्ट कर सकते हैं PRI में, जहां पर इन चीजों को हम प्रैक्टिकली सिखा सकते हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर वगैरह जो है इस पे हम एनालिसिस वगैरह जो है वो करें। हम जब लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं तो आज तक हमने नरेटिव रिव्यू का जमाना सुना है। हमने एक विषय लिया, उसके ऊपर जितना भी रिसर्च पब्लिश हुआ है हमने उसको गूगल पे सर्च किया, अलग अलग रिसर्च, गूगल स्कॉलर्स वगैरह अलग अलग सर्च इंजन्स हैं, उन पे हमने उसको स्टडी किया, और हमने एक क्या उसका आउटकम आता है उसको हमने लिख दिया, और लिख कर कई अच्छे आर्टिकल जो हैं वो मतलब स्कॉपस इंडेक्स जर्नल्स में भी पब्लिश होते हैं, कुछ बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर भी अटेन कर लेते हैं। ये हमारे लेखनी की शक्ति होती है कि हमने किस प्रकार से वो लिखा। कई बार क्या होता है, एक वही विषय एक नॉर्मल तरीके से भी लिखा जा सकता है, और वही विषय, सेम विषय एक एनालिटिकल वे से भी लिखा जाता है। तो मैं आज नॉर्मल विषय की बात ना करते हुए एक एनालिटिकल वे के ऊपर आज जाऊंगी, और मैं प्रयास करूंगी कि जब ये लेक्चर का अंत होगा तो हम लोग इस डिटर्मिनेशन के साथ कि अपने जीवन में नोवेल्टी हम लेते आएं, और हम पुरानी जो पद्धतियां चल रही हैं जिसके द्वारा हम लिटरेचर रिव्यू वगैरह कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा हम अपने आप को अपग्रेड करें। सबसे पहले पूज्य स्वामी जी व आचार्य श्री को नमन करते हुए, हम सबसे बड़ा जो भी कार्य कर रहे हैं वो वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया का कर रहे हैं। 109 वॉल्यूम के अंदर ये पूरा का पूरा ग्रंथ जो है, ये महाग्रंथ जो है वो आप सबके सामने आने वाला है। इस 4 अगस्त को 51 वॉल्यूम को हम लॉन्च करने वाले हैं। ये पूज्य आचार्य श्री स्वामी जी का अत्यंत और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ है, जिसके कारण उसको एक स्वरूप देने का सौभाग्य हमें और हमारी टीम को मिल रहा है। आज के इस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू, कितने टाइप के लिटरेचर रिव्यू होते हैं, सिस्टमैटिक रिव्यू क्या होते हैं, फिर उसके बाद जो मेन विषय है बिब्लियोमेट्रिक क्या होता है, और उसके बाद में उसके कुछ मैं एग्जाम्पल भी कोट करूंगी, जैसे कि पर्सनल बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, यज्ञोपैथी, हमने यज्ञ पे कुछ रिसर्च किया है पतंजलि यूनिवर्सिटी के कुछ शोधार्थियों के साथ मिलके, और उसके अलावा जो बहुत ही रिसेंट अभी टॉपिक चला कोविड-19, उसके ऊपर हमने कुछ बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस करा है। इन 3 एग्जाम्पल्स के साथ मैं आज अपने इस लेक्चर को बताने का प्रयास करूंगी। लिटरेचर रिव्यू जो है उसमें सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल या नरेटिव रिव्यू, जो आज तक हम करते आए हैं। इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन आई थिंक आवश्यकता नहीं है। तो जो भी हम एक विषय लेते हैं और उसके विषय में आज तक जितनों ने जो बातें लिखी हैं, जो हम थीसिस में करते रहते हैं, उसको हम ट्रेडिशनल नरेटिव रिव्यूज बोलते हैं। उसके अलावा एक एडवांस चीज जो आती है वो है सिस्टमैटिक रिव्यू। उसके बाद आती है उससे भी एडवांस बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, और उससे भी एडवांस मेटा एनालिसिस। आज हम 2 विषयों पे चर्चा करेंगे, सिस्टमैटिक रिव्यू, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। तो सिस्टमैटिक रिव्यू क्या होता है? A review that is conducted according to clearly stated scientific research methods and is designed to minimize biasness and errors। मतलब यदि हम नरेटिव रिव्यू की बात करते हैं तो हम एक विषय लेते हैं, उसके ऊपर हम जो भी सर्च करते हैं उसको हम कई बार वो आपके जो मैं खासतौर पे रिसर्च स्कॉलर्स को कहूंगी कि आपके गाइड बोलते होंगे कि उनको अकॉर्डिंग टू जो 2014 का पहले रख दीजिए, और उसके बाद जो है मतलब अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजी उसको अरेंज कर दीजिए। जनरली लिटरेचर रिव्यू में हमने ये सीखा है।
लेकिन एक सिस्टमेटिक रिव्यू क्या होता है? इट इज ए मोर साइंटिफिक मेथड ऑफ समराइजिंग लिटरेचर बिकॉज ऑफ स्पेशल प्रोटोकॉल्स। स्पेशल प्रोटोकॉल्स इसमें होते हैं, उस कंटेंट को लेने का ढंग अलग होता है, उसके अंदर 20 साल पहले की रिसर्च को लेने का कोई तात्पर्य नहीं है। क्षमा कीजिएगा, विषय अलग हो सकते हैं, हो सकता है किन्हीं विषयों में इसकी जरूरत हो, लेकिन 20 साल से पहले के रिसर्च को अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं तो उसको लेने का, उसको सिस्टमेटिक रिव्यू में डालने का या उसके पेपर पब्लिकेशन में आज बहुत कम जर्नल्स जो है वो इंटरेस्टेड होती हैं। तो की कैरेक्टर्स क्या होते हैं? इनका जो टाइटल होता है वो बहुत ही ज्यादा क्लियरली स्टेटेड होता है, उनके ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर होते हैं, केवल रेलेवेंट स्टडीज को ही लिया जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे आप सबको अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। हमें अपने सिस्टमेटिक रिव्यू का इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डिफाइन करना होता है। कि इंक्लूजन का अर्थ होता है कि किस चीज को हम इंक्लूड करें, एक्सक्लूजन किस चीज को इंक्लूड ना करें। मैं इसको आगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करूंगी। इन सिस्टमेटिक रिव्यू में क्लियर प्रेजेंटेशन होता है, यानी जिस विषय पर हम बात करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोविड-19 पर बात करना चाहती हूं तो मुझे कोई मतलब नहीं है कि कोविड-19 जैसे वायरसेस पे क्या कार्य हुआ, मुझे होना चाहिए कि कोविड-19 पे क्या कार्य हुआ। Comprehensive list of all studies excluded and justification for exclusion। जो स्टडीज आप अपने लिटरेचर रिव्यू में नहीं लोगे उसका जस्टिफिकेशन भी आपके पास होना चाहिए। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डिफाइंड होने चाहिए, इंक्लूजन क्राइटेरियाज भी डिफाइन होने चाहिए। तो व्हाट आर द स्टेप्स? किसी भी रिसर्च मेथोडोलॉजी में सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ ए क्वेश्चन, कंडक्ट लिटरेचर रिसर्च, रिफाइंस द सर्च, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर इन सिस्टमेटिक रिव्यू हम अपने लिटरेचर को रिफाइन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, एंड देन एक्सट्रैक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट डेटा एंड असेसमेंट ऑफ देयर क्वालिटी एंड देयर वैलिडिटी। यानी उसकी क्वालिटी को हम असेस करते हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ एक बात रखना चाहूंगी कि कुछ जर्नल्स ऐसी होती हैं जिसमें टेबल में कुछ और फिगर्स पड़े हैं, रिटर्न में कुछ और पड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पीयर रिव्यू प्रोसेस जो होती है, जो एक ऐसी प्रोसेस है जिससे उसकी गुणवत्ता को आधारित माना जाता है, वो सही से नहीं होती। आपने अपने टाइम में बहुत ऐसी चीजें देखी होंगी, 2000 रुपए देकर भी पेपर पब्लिश हो जाता है, लेकिन गुणवत्ता जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। कुछ लोगों ने गुणवत्ता के लिए इम्पैक्ट फैक्टर डिजाइन कर रखे हैं, जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर। कुछ लोग एच इंडेक्स को वैलिडेट करते हैं कि एच इंडेक्स बहुत अच्छा है तो वो जर्नल ठीक है। और यदि हम सीधे तौर पे बात करें, अगर हम अपने इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज को डिफाइन कर लेते हैं तो हमें ये हेल्प मिल जाती है कि हम केवल क्वालिटी वाले जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको अपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर शामिल करें, और जो क्वालिटी नहीं रखते, जिनकी आवश्यकता नहीं है, उनको हम शामिल ना करें। उसके अलावा फोकस सबसे पहले क्वेश्चन का आता है कि कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम क्यों ना हो, क्योंकि आज मैं केवल साइंस के विषय से नहीं बोलना चाहती, मैं सभी विषयों पर एक कॉमन ये टॉपिक लेके आई हूँ। मुझे लगता है कि ये सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है और सबके लिए बराबर ये कार्य करेगा। तो सबसे पहले, क्या आपका पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है, क्या आपकी इंटरवेंशंस हैं, क्या आपको लगता है कि इसका क्या आउटकम होगा, और व्हाट स्टडी डिजाइन्स आर एप्रोप्रिएट इस पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम के लिए। आप कौन सा डिजाइन, स्टडी डिजाइन, क्योंकि सबसे पहले जब भी हम पीएचडी में भी टॉपिक डिसाइड करते हैं तो ये वाला सबसे प्रमुख कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें डिसाइड करने रहते हैं। देन कम्स टू द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से क्या चीज आपको इंक्लूड करनी है, क्या चीज इंक्लूड नहीं करनी, इसको हम कीवर्ड्स के माध्यम से डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और एंड, OR और AND एंड, दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, लेकिन दोनों के बहुत विभिन्न अर्थ हैं। कैसे अर्थ अलग है? A और B, यानी A भी हो सकता है और B भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं कहती हूं A and B, इट मीन्स टू से A और B दोनों होने चाहिए।
हमारे लिटरेचर रिव्यू प्रोसेस में हम इस चीज को इग्नोर कर जाते हैं। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यज्ञ रिसर्च की यदि मैं बात करूं, योग एंड यज्ञ रिसर्च मैं ये डाल दूं तो इसका मतलब वो पेपर खुलेंगे जो योग और यज्ञ दोनों जिनमें होंगे। एंड शब्द का जो प्रयोग हुआ, तो कीवर्ड्स जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है इनको। उसके अलावा जो है और शब्द का आ गया तो या तो यज्ञ वाले पेपर होंगे या फिर योग वाले होंगे। तो एंड और सभी रिसर्च स्कॉलर्स इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम लिटरेचर रिव्यू एनालिसिस करते हैं, सर्चिंग करते हैं, तो इन दो शब्दों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। देन कम्स टू द लिटरेचर सर्च। लिटरेचर सर्च के लिए आप सबको पता है कि कुछ तो पब्लिश लिटरेचर होता है जिसको हम लेते हैं, उसके अलावा हम गूगल पे जाते हैं, उससे भी एडवांस जो आता है गूगल स्कॉलर आता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड जो हमारे रिसर्च आउटकम्स हैं उनको देते हैं। देन कम्स टू द क्वालिटी असेसमेंट। जितने भी RSCTs होते हैं उनको ज़्यादा ऑथेंटिकेट माना जाता है, उन ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ को बेसिकली कम ऑथेंटिकेट माना जाता है, RCTs को ज़्यादा माना जाता है। इसलिए क्वालिटी असेसमेंट के दौरान हम लोगों को ये तय करना होता है कि हमारे रिसर्च टॉपिक के अनुसार कौन से जो रिसर्च पेपर्स जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं वो वैलिडेट हो रहे हैं क्वालिटी पैरामीटर्स पे या नहीं हो रहे। ये प्रेजेंटेशन एक बेसिकली वीडियो है। ये थोड़ा सा गूगल स्कॉलर वैसे आपको सबको आता होगा, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा बना लिया ताकि पता होना चाहिए। जैसे इस पे हम यज्ञ रिसर्च हमने डाला तो इसके सारे के सारे जितने भी इसके हिट्स थे वो आ गए हमारे पास। लेकिन इसमें मेरा जीमेल अकाउंट ओपन हो रखा है तो आप लोगों को अपना जीमेल अकाउंट इस पे बनाना पड़ेगा। आप साइड में देख सकते हैं यहाँ पर ईयर वाइज बाइफर्केशन आता है। ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का यूज हमें आज हर एक जगह पे करना चाहिए। हाँ, तो इसमें आप देखेंगे जो साइड में आपको स्क्रॉल भी होता दिख रहा होगा, इसको आप ओपन कीजिए। ये जैसे इसमें दिखा रखा है, तो यहाँ पर जब आपने यज्ञ रिसर्च डाला वहाँ स्क्रॉल भी कर रखा है, कितने हिट्स आए उसको आप लिटरेचर रिव्यू पेटेंट के अनुसार वहाँ पर देखेंगे तो कर्सर का अगर आप गति देखेंगे तो पेटेंट इंक्लूड करने हैं नहीं करने, या फिर एनालिटिकल रिसर्च इंक्लूड करनी है नहीं करनी, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप केवल एब्स्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं या फुल पेपर लेना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है हिट्स वो ऊपर आपको दिख जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं, जैसे आज भी मान लो 9 बज गए रात को और आप अभी और शक्ति नहीं बची है कि कल आकर आप कार्य को करना चाहते हैं, इन रिसर्च आर्टिकल्स को गूगल स्कॉलर से ही आप सेव कर सकते हैं। नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है उससे आप सेव करिए और आप अपनी लाइब्रेरी में इनको ओपन कर सकते हैं। और कल आपको इनके सभी के सभी रेफरेंसेस एक CSV फाइल में आपको मिल सकते हैं। इस तरह से ऐड ऑन कीजिए। जैसे ये 3 रिसर्च आर्टिकल मैंने रीडिंग लिस्ट में जाकर अपने ऐड ऑन कर लिए, और इन रिसर्च आर्टिकल्स को यदि मैं चाहूं तो एक CSV फाइल यानी कि MS Excel की फाइल में भी इनको मैं डाउनलोड कर सकती हूं, क्योंकि सबसे ऊपर आप देखेंगे एक्सपोर्ट ऑल लिखा हुआ है। आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है और उसको क्लिक करने के बाद ये जितने भी रिसर्च आर्टिकल मेरी लाइब्रेरी में पड़े हैं वो सारे के सारे एक ही स्थान पर MS Excel फाइल की फॉर्म में मेरे पास आ जाएंगे, और जिससे कि मैं आगे का अपना सिस्टमेटिक रिव्यू हुआ या फिर और भी किसी प्रकार का एनालिसिस हुआ मैं आसानी से कर सकती हूँ। ये MS Excel की फाइल में सभी ओपन हो गए, जिसके अंदर ये सारे के सारे रिसर्च आर्टिकल, इनकी जर्नल कौन सी है और कौन से इशू वॉल्यूम, यानी कि पूरी की पूरी बिब्लियोग्राफी जो है इनकी बना के आ गई। मुझे ये लगता है कि रिसर्च स्कॉलर्स इस विषय में परिचित होंगे और ये कार्य करते ही होंगे। तो ये एक छोटा सा इसका एक संक्षिप्त विवरण था। ये प्रिज्मा है। सिस्टमेटिक रिव्यू में प्रिज्मा आता है। प्रिज्मा क्या होता है? प्रेफर्ड रिपोर्टिंग आइटम्स फॉर सिस्टमेटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस और भी एडवांस्ड होता है, तो उसमें से किस चीज को लेना है किस चीज को नहीं लेना वो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। देखिए, हमारे पास जो डेटाबेसेस अवेलेबल हैं जिनसे कि हम लिटरेचर लेते हैं वो गूगल है, गूगल स्कॉलर है, वेब ऑफ साइंस है, इस प्रकार से बहुत सारे स्कॉपस है। हमारे पास बहुत सारे इस प्रकार से डेटाबेसेस हमारे नेट पे अवेलेबल हैं जिनसे हम डेटा लेते हैं। उसके बाद मान लो हमने 500 आर्टिकल हमें एक विषय के संदर्भ में मिले, उनमें से हमने रिडंडेंसी हटा दी, क्योंकि इन 4-5 डेटाबेसेस पर कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी होंगे जो कि कॉमन होंगे।
तो इस एल्गोरिदम के जरिए हम ये कार्य करते हैं। आप प्रिज्मा डालेंगे तो प्रिज्मा नाम की एक वेबसाइट ओपन होती है जो आपके लिए यह कार्य स्वयं करके देगी। आप लिख लीजिए इस पॉइंट को, प्रिज्मा नाम की जो वेबसाइट है, यह कार्य केवल वहां पर आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, यह कार्य वो आपके लिए स्वयं करके देगी। इस पूरे एल्गोरिदम के जरिए आप इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज को डिफाइन करते हुए, फॉर एग्जाम्पल मुझे केवल एब्स्ट्रैक्ट जिनका अवेलेबल है वो पेपर नहीं चाहिए, ये मेरा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है। तो मैंने वहां पर उसको कमांड दे दी कि एब्स्ट्रैक्ट वाले जो पेपर्स हैं उनको, केवल एब्स्ट्रैक्ट वाले पेपर हैं उनको हटा दीजिए, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द फुल लेंथ पेपर, फ्रीली एक्सेसिबल पेपर विच आर अवेलेबल। तो प्रिज्मा नाम के वेबसाइट पे जैसे जैसे आप ये कमांड्स डालेंगे आपको ये कार्य वो स्वयं करके देंगे। जब आप बिल्कुल लास्ट में जाते हो तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा जिससे कि आपको वास्तव में फर्दर अपनी रिसर्च शुरू करनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये हो गया जो अभी तक मैंने बताया प्रिज्मा, ये सिस्टमेटिक रिसर्च हो गया। और इसका नाम सिस्टमेटिक क्यों पड़ा आप समझ गए होंगे, सिस्टमेटाइज्ड मैनर में, यानी कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डिफाइन करते हुए, जो मुझे चाहिए वह लेते हुए, जब मैं अपना रिसर्च करती हूं या अपने रिसर्च प्रॉब्लम के अनुसार लिटरेचर सर्चिंग करती हूं तो उसको हम सिस्टमैटिक रिव्यू बोलते हैं। आजकल उसी का जमाना है, इसलिए मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगी कि कम से कम हम लोगों को सिस्टमैटिक रिव्यू पर आगे बढ़ना चाहिए। यदि आप योग से हैं, यज्ञ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं या किसी भी विषय पर रिसर्च कर रहे हैं, हम सबको सिस्टमैटिक रिव्यू पे बढ़ना चाहिए। और मेरे ऐसे साथी जो आज इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में सोचने से कांपते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि यदि आप इस एडवांस प्रोटोकॉल के माध्यम से अपना रिसर्च पेपर लिखेंगे, उसको कम्युनिकेट करेंगे, तो इम्पैक्ट फैक्टर जस्ट आपके लिए एक नंबर हो जाएगा। इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से बहुत सारे पेपर्स निकल सकेंगे। एक छोटा सा बात इसमें बताना चाहूंगी, हमारी टीम में 150 साइंटिस्ट हैं जो पतंजलि हर्बल रिसर्च डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं। और हमारा कार्य मोस्टली बुक्स लिखने का कार्य है, लेकिन क्योंकि मेरी भी रुचि रहती है और बच्चे यंग जनरेशन है, सबकी रुचि रहती है। पिछले साल हमने 278 रिसर्च आर्टिकल कम्युनिकेट करे, और जबकि हमारा और कार्य अलग है, वो कार्य हमारा एसेसरीज में आता है, और वो हमने ये कह रखा है कि आप 5:30 के बाद रुक सकते हो तो उसके बाद करो, या फिर आप संडेज को आते हो तो करो, अतिरिक्त समय देकर उस कार्य को करो। लेकिन आज वो बच्चे खुद प्राउड फील करते हैं कि हाँ हमने इतने सारे आर्टिकल्स कर लिए। हालांकि उसमें से कुछ कम्युनिकेशन में है, कुछ रिव्यू प्रोसेस में है, क्योंकि आपको पता है पेपर पब्लिश होने में एक पूरी प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन उसमें से भी बताते हुए मुझे खुशी का अनुभव है कि उसमें से 80 आर्टिकल पब्लिश भी हो गए। एक संस्था में यदि हम यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि और पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलकर भी ये कार्य करें तो इतना बड़ा नंबर हम क्रिएट कर सकते हैं जो और संस्थाओं के लिए एक उदाहरण का कार्य करेगा। बैक स्लाइड में जाइए। तो उसके बाद हम एक और एडवांस प्रोटोकॉल पे चलते हैं, बिब्लियोमेट्रिक्स। और इसके लिए मैंने आपको कहा है इसकी वर्ड टू वर्ड वर्कशॉप की भी आवश्यकता होगी, तो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में हम कराने को तैयार हैं, वहां वो पूरी टीम तैयार हो चुकी है। इसके अंदर अगर हम लिटरेचर, साइंटिफिक लिटरेचर को, रिसर्च एक्टिविटीज को आउटपुट ऑफ वॉल्यूम, साइंस क्वालिटी और इंटरडिसिप्लिनरी नेटवर्किंग के माध्यम से जब हम किसी भी लिटरेचर रिव्यू को करते हैं उसको हम बिब्लियोमेट्रिक्स बोलते हैं। देखिए बिब्लियोग्राफी टर्म बहुत कॉमन है, आप सबने वो सुना होगा, लेकिन जब मैट्रिक्स उसमें लग जाता है तो वहां एनालिसिस पार्ट आ जाता है कि हमने वहां पर किस प्रकार से उसको नेटवर्क को विजुअलाइज करा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें ये मुख्य क्राइटेरिया हैं, जर्नल का नाम, टाइटल, ऑथर, उसके अलावा एड्रेस, एब्स्ट्रैक्ट और जो हमारे रेफरेंसेस होते हैं। एक पेपर में मुख्यतः यही सारी चीजें होती हैं जो किसी भी विषय के संदर्भ में हो। 3 प्रकार के लेवल होते हैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के, मैक्रो, मीजो एंड माइक्रो। अगर हम मैक्रो की बात करें तो कंट्री और रीजन वाइज कंपैरिजन होता है। अगर हम मीजो की बात करें तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटीज का होता है। और माइक्रो की बात करें तो प्रोग्राम्स, ग्रुप्स और इंडिविजुअल रिसर्चर का होता है। आज मैं आप लोगों के सामने बेसिकली इन तीनों लेवल का एक एक सैंपल लेके आई हूं, जिसमें हमने माइक्रो लेवल पे जो इंडिविजुअल रिसर्चर की बात करें तो पूज्य आचार्य श्री के रिसर्च प्रोफाइल को पूरा बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस हमने किया हुआ है, जो मैं आपके सामने अभी रखूंगी। नेक्स्ट। इसके 3 मेथड्स होते हैं।
based on the list of names of researcher, it is also based on list of publication or of a unit, यानी किसी भी प्रकार का जो आपका टॉपिक है या फिर एड्रेस ऑफ ए कंट्री, इनके ऊपर ये पूरा बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस या डेटा कलेक्शन जो है वो बेस्ड होता है. नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ और भी चीजें हम कर सकते हैं. रिसर्च प्रोफाइल्स हो गए, साइंटिफिक कोऑपरेशन एनालिसिस हो गए, नॉलेज यूजर एनालिसिस हो गए, हाईली साइटेड पेपर एनालिसिस हो गए. साइटेशन बहुत मैटर करता है. अगर आपका इम्पैक्ट फैक्टर कम भी है, अगर 2 इम्पैक्ट फैक्टर का भी पेपर है, लेकिन अगर वो मल्टीपल अमाउंट साइटेशन उसमें है, तो आप उस 10 इम्पैक्ट वाले पेपर से ज्यादा अपना स्थान रखते हैं. ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा. और नेटवर्क एनालिसिस, यानी कई बार मैं सोचती हूँ संकीर्ण मानसिकता से हम ये सोच लेते हैं कि नहीं मैं किसी और का नाम नहीं डालूंगा. आप बढ़िए आगे, इंटरडिसिप्लिनरी काम कीजिए, इंटर इंस्टीट्यूशनल काम कीजिए. आज मुझे बताते हुए खुशी है, हमारे मध्य में डॉक्टर अश्विनी कुमार जी मेरी टीम से हैं. इन्होंने 3 से लेकर 4 देशों के अंदर संपर्क करके वहां के साइंटिस्ट को एसोसिएट किया, और आज हमारे जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो उसमें हमारा नेटवर्क विजुअलाइजेशन अच्छा आता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो व्हाट आर द टूल्स, कैसे किया जाए ये कार्य? सबसे पहले तो डेटाबेस आता है, क्योंकि हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. डेटाबेस का एक छोटा डेमो यानी गूगल स्कॉलर का मैंने आपको दिया. फिर आता है कीवर्ड्स और इंडिकेटर्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं, मैं डिजिटल लाइब्रेरीज की बात करती हूँ, आप लाइब्रेरियन को बताते हैं कि मुझे इन कीवर्ड्स के अनुसार जितनी भी बुक्स हैं सब निकाल के दीजिए. तो कीवर्ड्स का सर्च कितना इंपॉर्टेंट है, आप उसकी समझ रहे होंगे उसकी इंपॉर्टेंस. कीवर्ड्स का सिलेक्शन, इंडिकेटर्स का सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है. देन नेटवर्क विजुअलाइजेशन. नेटवर्क विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी मैं अगर रिसर्चर हूं, मेरा एक पेपर है, तो मैंने कितने देशों में कितने ऑथर्स के साथ एक कोलैबोरेटिव काम किया है. खास तौर पे ऐसे एस्पायरेंट्स, ऐसे रिसर्च स्कॉलर जो कल को जॉब की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस चीज को बड़े अच्छे से समझ लें, क्योंकि आज एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के माध्यम से हम रिक्रूटमेंट करते हैं. कल का जो आने वाला समय है वो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के द्वारा आप लोगों का परीक्षण किया जाएगा कि आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हो या नहीं बैठते हो. नेक्स्ट, तो जो बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस होते हैं उसमें वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, गूगल स्कॉलर जो मैंने आपको बताया, इस प्रकार से कुछ हमारे डेटाबेसेस होते हैं जो इसमें कार्य करते हैं. इसके अलावा नेक्स्ट, dimensions.ai, ये मैं इसलिए लेके आई क्योंकि वेब ऑफ साइंस सब्सक्रिप्शन बेस्ड है और अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन है. स्कोपस सब्सक्रिप्शन बेस्ड है और उसका भी लाखों में सब्सक्रिप्शन है. हमने PRI के लिए ट्राई किया था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था. तो dimensions.ai ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा डेटाबेस सिस्टम है जो आप सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है. तो आप जो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है आप उसको इस पे रन कर सकते हैं. और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आप इसको देखेंगे, ये उसकी वेबसाइट का लिंक है. नेक्स्ट, इसमें आप एनालिटिक्स देख सकते हैं, कितने सारे डेटाबेसेस को, कितने सारे पब्लिकेशंस को, कितने सारे लिंक्स को उन्होंने जोड़ा हुआ है. यानी एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस बना रखा है जहां पर आपको एक विषय से संदर्भ में सभी रिसर्च पेपर्स, सभी रिव्यू आर्टिकल्स एक स्थान पर मिल सकते हैं. आप अगर उसमें अपने कीवर्ड्स को डिफाइन कर देते हैं तो आपको एक झटके में ये सारे के सारे वहां पर निकलकर मिल सकते हैं. नेक्स्ट, देन कम्स टू द वॉस व्यूअर. ये दूसरा सॉफ्टवेयर है और इसको देखकर घबराइएगा मत, क्योंकि मैं आपको दोबारा बोलती हूं, इन सबकी स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग हम दिलाने में सक्षम हैं और हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. आप देखेंगे जो बीच में बहुत सारे गोले बने हुए हैं, ये नेटवर्क है. इतनी सुंदरता से ये चीजें उभर के आती हैं कि एक व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल वेदप्रिया आर्या एंड शिवानी खंडवाल, 2 इस प्रकार से नाम हैं. जो शिवानी हैं वो जर्मनी में एक इंस्टीट्यूट में काम करती हैं. तो मैं इंडिया से हूं, वो जर्मनी से हैं, तो कंट्री वाइज वो नेटवर्क विजुअलाइजेशन करके देते हैं. ये सॉफ्टवेयर स्वयं देता है. कभी कभी आप लोगों को जब रिसर्च रिव्यू कमेटी होती है, जब आप लोगों का, पहले तो ऐसी चीजें बहुत होती थी, अब तो बहुत कम है, कि जब हम लोग फाइनल वाइवा वॉस एग्जामिनेशन में भी होते थे तो कोई भी एग्जामिनर हमें आकर बोल देता था आपके में कुछ नोवेल्टी नहीं है, आपका काम तो हो रखा है.
जनरली हर रिसर्च स्कॉलर को ये बात सुनने को मिल जाती है, वो बंदा अपना डिफेंड करता रहता है कि नहीं जी मैं फर्स्ट हूँ, नहीं मैं फर्स्ट हूँ, लेकिन अंततः वो अपनी बात प्रूव तो कर ही देता है, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक को ये क्वेश्चन को फेस करना पड़ता है। तो खास तौर पे जितने शोधार्थी हैं, आप इसके थ्रू जाइए, कल आपके पास एक पूरा का पूरा होगा कि भैया हम पूरा ग्लोबल लेवल पे देख चुके हैं, तो हमें ये मत बताइए कि ये हम पुराने हैं, ये कार्य हमने ये हो चुका है, ये नहीं, क्योंकि आपके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती आपको। नेक्स्ट, अब इसमें आता है कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो वो नॉर्मलाइज्ड पैटर्न में होना चाहिए। कैसे? इसमें एक एग्जाम्पल के साथ कोट किया, नेक्स्ट कीजिए। जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर मैं आपको बताना चाह रही थी। देखिए आज भी हम लोग क्या करते हैं ना, इम्पैक्ट फैक्टर की ओर भागते हैं, अरे डबल डिजिट में होना चाहिए, 11 इम्पैक्ट फैक्टर, 12 इम्पैक्ट फैक्टर, अपनी पूरी जान लगा देते हैं। लेकिन आज का जो जमाना आ गया है, जो आज पब्लिकेशन का एक क्राइटेरिया आ गया है, वो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ फाइनेंशियल लेवल पे वो फाइनेंस को केंद्रित रख के बनाया गया है। कई बार आप देखेंगे केवल 13वीं वॉल्यूम चल रही है और जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर है 8। क्यों है? क्योंकि प्रीडेटरी जर्नल्स ने अपना रुख जो है वो पूरे रिसर्च स्कॉलर्स की कम्युनिटी पे कर रखा है। आज एक पेपर अगर आप बायोमेड सेंट्रल में पब्लिश करते हैं तो आपको लगभग 2 लाख रुपए की राशि देनी पड़ती है। ये मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। बायोमेड सेंट्रल में अगर आप एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करते हो 2 लाख रुपए देना पड़ता है। मैं प्राउडली आज ये बात कहती हूँ कि पतंजलि हर्बल रिसर्च डिपार्टमेंट से हमने पिछले साल 80 आर्टिकल पब्लिश करे, 1 पैसा नहीं दिया हमने।